हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके। तो भैया हम लेकर आए हैं इस आरटीपी एमटीपी डिस्कशन के अंदर करीब करीब मान के चलें कि बहुत सारी आरटीपी और बहुत सारी एमटीपी तो हैं ही। अगर एमटीपीज की बात करें तो नए सिलेबस की सारी एमटीपीज हैं। मतलब पहले मैं कराऊंगा आपको जुलाई और अगस्त की एमटीपी, फिर कराऊंगा मई वाली मार्च और अप्रैल की। मतलब पहले सितंबर अटेम्प्ट का इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन, दोनों एमटीपी जुलाई अगस्त की, और सितंबर की आरटीपी ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मई 24 की दोनों एमटीपी, मार्च और अप्रैल वाली, और मई की आरटीपी। तो 2 आरटीपी करने वाले हैं और 4 एमटीपी करने वाले हैं 2024 की। ठीक है, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं भाई जुलाई 24 की एमटीपी। पहले एमटीपी डिस्कस करते हैं दोनों इस अटेम्प्ट की, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, जुलाई 24 की आइए शुरू करते हैं। एमटीपी जुलाई 24 भैया पब्लिक कंपनी, अच्छा हुआ पढ़ लिया। डायरेक्टर 20-15, वैसे तो पब्लिक कंपनियों को लोड है नहीं। तो आप बताइए। अच्छा, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट में। पहले नंबर चेक कर लो यार, प्राइवेट में कितना जाएगा। डायरेक्टर आएगा, एम्प्लॉय आएगा, नहीं आएगा, एक्स एम्प्लॉय आएगा, नहीं आएगा। मेंबर के पास 10 काउंट होंगे ये, क्योंकि ज्वाइंट शेयर होल्डर है ना। अदर मेंबर 150, तो कितने आ जाएंगे 150, 160 और 180, 180 आ रहे हैं सर। तो आप बताइए पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल कन्वर्ट होगी। क्या मेंबर को कम करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी जरूरत नहीं मेंबर कम करने की। तो ठीक है सर, कन्वर्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। रेफर कर देना सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए हुए। कहता है सर लिस्टेड कंपनी है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। लिस्टेड कंपनी है बच्चावाड़ी और इंजीनियरिंग की सॉल्यूशंस की सर्विसेज दे रही है कंट्री में। कंसिस्टेंट ग्रोथ है, डिक्लेरेशन दे रही है पिछले 3 साल में 15, 20 और 25%। तो एवरेज निकाल के यहाँ लिख देते हैं 20%। मशीनरी पुरानी हो चुकी है इसलिए कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं। तब भी कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया 10% का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तब भी 23-24 में इंटरिम डिविडेंड दिया। बोर्ड कह रहा है सर, ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव किया 5 अगस्त को और फाइनल डिविडेंड रिकमेंड कर रहा है। देखो भैया, अगर एवरेज निकालिए तो 20% का एवरेज आएगा। कायदा अगर आप देखें तो 10% का इंटरिम दे चुके हैं, 10% और दे पाएंगे फाइनल डिविडेंड, क्योंकि दोनों मिलाकर 20% है। खैर कोई बात नहीं, पूरा पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी था। जनरल मीटिंग कन्वीन हुई 31 अगस्त को, थोड़ा इसको कम कर देता हूँ, 31 अगस्त को। शेयर होल्डर ने डिमांड किया इंटरिम 10%, फाइनल डिविडेंड 20 से कम नहीं होना चाहिए। वाह, बारात में आए हैं, क्योंकि एवरेज है 20%। तो ये कह रहे हैं इंटरिम तो 10 दे ही रहे हो भैया और फाइनल डिविडेंड 20 से कम नहीं होना चाहिए। एक बात तो ध्यान रखिए, पहली बात तो फाइनल भी मेरे हिसाब से 10 होना चाहिए। इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर में क्या लिखा होगा आपको पढ़ाता हूँ। चलो, इंस्टीट्यूट ने मान लिया 15। अरे अगर 15 प्रपोज भी कर दिया ना तो मेंबर इसे बढ़ाकर 20 नहीं कर सकते सर, याद करिए। प्रपोज डिविडेंड जो मेंबर प्रपोज करेगा बोर्ड मीटिंग में, उसे एजीएम में आप बढ़ा नहीं पाएंगे। तो भैया कंपनी सेक्रेटरी कहता है आप इसे बढ़ा नहीं सकते। तो आप बताइए कंपनी सेक्रेटरी सही है क्या? और करेक्ट रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड क्या होगा भैया? करेक्ट रेट आइए देखते हैं। कहता है जी ये क्या कह रहे हैं अभी? ये कह रहे हैं सर वही जो इंस्टीट्यूट कह रहा है कि पहले तो उन्होंने रेफर कर दिया कि भाई 3 साल का वाला पॉइंट लिख दिया, फिर लिख दिया भैया कि डिविडेंड का जो अमाउंट है वो एक्सीड नहीं कर सकता जो बोर्ड रिकमेंड करेगा। तो इन्होंने बोला कि भाई पिछले 3 साल का एवरेज तो 20% आना चाहिए। तो कहते हैं जी ठीक है, फाइनल डिविडेंड 15% रिकमेंड किया है। तो आईसीएआई कह रहा है भैया कि इंटरिम 10% है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल 20 से कम नहीं होना चाहिए, शेयर होल्डर कहते हैं। तो आईसीआई कह रहा है भैया 15 तक जा सकता है, 15 के ऊपर नहीं ले जा सकते। मतलब ठीक है, वो आईसीआई जो कह रहा है वो कह रहा है। अदरवाइज तो अगर आप डिविडेंड डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो अगर तीनों साल का एवरेज 20 था ना, तो दोनों मिलाकर 20 होने चाहिए। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने 15 बोला है, 10 और 15 मतलब 25 हो गया। कोई बात नहीं, आप यही लिख कर आइए। 15 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो रेट दिया है वो उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। सर लॉटरी का पैसा जीता है और भैया रेमिट करना चाहते हैं। सर प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। लॉटरी का पैसा जो प्रोहिबिटेड है वो आप नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए। दैट कैन नॉट बी डन, ठीक। श्याम $5000 चाहता है ट्रांसपॉन्डर के लिए। भैया ट्रांसपॉन्डर के लिए आपको पूछना पड़ेगा, ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री से, है ना, भारत सरकार से। मिनिस्ट्री में आपको पता है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से आप पूछिए और ट्रांसपॉन्डर को पेमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज आपको पता है, ये सारे क्वेश्चन अभी आगे भी दिखेंगे आपको। क्रिस्टलाइजेशन मतलब बड़ा सिंपल है जी। क्रिस्टलाइजेशन मतलब आपका फिक्स, आपका फ्लोटिंग चार्ज था। अगर मान लो कंपनी बंद होने वाली है, अगर आप उनकी डेट्स पे नहीं करते, तो जो राइट टू डील होता है ना फ्लोटिंग चार्ज में, कि यार डेटर रख दिए, इन्वेंट्री रख दिए, फ्लो
सर्कुलेटिंग एसिड होती है फ्लोटिंग चार्ज में, वो राइट टू डील छीन लेगा आपसे बैंक। तो जो आज तक आप इन्वेंट्री बेच पा रहे थे अब नहीं बेच पाओगे, तो फ्लोटिंग चार्ज विल टर्न इनटू अ फिक्स चार्ज। तो जैसे राइट टू डील खत्म हो जाएगा फ्लोटिंग चार्ज में, वो बन जाएगा फिक्स चार्ज, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसे। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आएगा सर? 4 चीजें आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो सारे रिकॉर्ड जो आप मेंटेन कर रहे हैं, रिसीट पेमेंट को लेकर, सेल परचेज को लेकर, एसेट लायबिलिटी को लेकर, आइटम ऑफ कॉस्ट। ठीक, कहता है सर डिस्टेंस मेजर कैसे करेंगे? स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्रोराटा बड़ा सिंपल है जी। अगर किसी भी एक्साइज या कस्टम के अंदर कोई भी ड्यूटी दी गई है, ध्यान रखिए, क्वांटिटी को लेकर, वेट को लेकर, मेजरमेंट को लेकर, वैल्यू को लेकर, तो कम ज्यादा क्वांटिटी के लिए सिमिलर ड्यूटी लगेगी प्रोराटा बेसिस पे। लाइक ड्यूटी इज लिवाइबल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे भी क्या ही है इसमें। इंडोर मैनेजमेंट एक्सेप्शन बताओ, बता देंगे जी। अगर उसे रेगुलरिटी का पता है, ऑब्वियस सी बात है, गुड फेथ में नहीं है तो बिल्कुल। कहता है सर अगर डाउट था फिर भी इंक्वायरी नहीं की। सर अगर इंक्वायरी नहीं की तो नेग्लिजेंस किया आपने, राइट नहीं है आपके पास। फोर्जरी, शेयर सर्टिफिकेट वाला एग्जांपल याद करिए जहां सेक्रेटरी ने 2 डायरेक्टर फेक साइन कर दिए थे। ठीक, तो कहता है सर इन सारे केसेस में आप मानेंगे देयर विल बी एक्सेप्शन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक पॉइंट और इसमें, अगर आपने मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं पढ़ा तब भी आपके पास इंडोर मैनेजमेंट का अधिकार नहीं होगा। तो 4 एक्सेप्शन होते हैं मोटा मोटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। प्रतीक लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अरुणाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है, 42 शेयर होल्डर है। एजीएम करवाना चाहते हैं 13 अगस्त को, रक्षाबंधन के दिन। हॉलीडे है सर। देखो ये पब्लिक हॉलीडे के दिन नहीं हो सकती, ध्यान रखिए, पब्लिक हॉलीडे के दिन नहीं हो सकती, कोई वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। इट शुड नॉट बी अ नेशनल हॉलीडे। और नेशनल हॉलीडे जो है, ध्यान रखना, हम हमेशा कहते हैं कि नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कौन करेगा? डिक्लेयर करेगी वो, ध्यान रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो लिखा है कि नेशनल हॉलीडे रक्षाबंधन की डिक्लेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने की है। तो भैया स्टेट गवर्नमेंट जैसे लोग, हाँ याद करिए, मैंने मेन बैच में आपसे कहा भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट के हॉलीडे के दिन हो सकती है एजीएम। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का हॉलीडे है, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए नेशनल हॉलीडे नहीं है, इसलिए आप जीएम करवा सकते हैं। ठीक, कॉन्टेम्पोरेनी एक्सपोजिशन, भैया पुराने कानून को पढ़ने के लिए अपने आप को पुराने दौर में लेकर जाओ। अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो आज को अपने 2024 में रख कर, 25 में रख के, आज आप कॉन्ट्रैक्ट का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। अपने आप को लेकर जाना पड़ेगा 1872 में, वहाँ हालात क्या थे उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। ठीक, पुराने कानून पे लगता है। ठीक, चिंतामणि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी स्पाउस है चित्रलेखा, उसके पास सिक्योरिटीज है, फेस वैल्यू 80,000 की, मार्केट वैल्यू 50,000। चिंतामणि को ऑडिटर बना सकते हैं, हाँ, उसके रिलेटिव 1 लाख तक की फेस वैल्यू शेयर होल्ड कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 80,000 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 80,000 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मनी रियल सिस्टर है प्रियांशु की, मनी जो है ये रियल सिस्टर है प्रियांशु की। प्रियांशु है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, पोजीशन होल्ड कर रही है सीएफओ के तौर पे, अपॉइंटमेंट करना चाहता है ऑडिटर के तौर पे। मतलब मनी जो है सीएफओ की पोजीशन होल्ड कर रही है। मतलब एक बात बताओ, प्रियांशु की बहन केएमपी है कंपनी की, अगर आपका रिलेटिव डायरेक्टर या केएमपी, आप डिस्क्वालीफाइड है, क्या प्रियांशु ऑडिटर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा सर। ऊपर बन सकता था चिंतामणि, यस, ठीक है सर। स्मॉल एलएलपी का मतलब क्या है भैया? ध्यान रखिए, कंट्रीब्यूशन जो है वो 25 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 25 लाख, और टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक, इस 25 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कर सकते हैं सरकार 5 करोड़, 40 लाख की लिमिट बढ़ाकर सरकार कर सकती है 50 करोड़। अभी तक तो बढ़ा ही नहीं है, तो अभी 2 ही लिमिट है, 25 लाख और 40 लाख, एंड है बीच में, दोनों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। प्रियम्बल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सर प्रियम्बल को बिल्कुल इस्तेमाल करिए, अगर आपको लगता है कहीं भी एम्बिग्यूटी आ रही है, आप प्रियम्बल को रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। इसमें केस भी बड़ा फेमस है, उन्होंने रेफर नहीं किया, इंस्टीट्यूट ने, बात अलग है, गुल्ली पोली सबरिया राज और फिर भंडारू पवानी, हिंदू मैरिज एक्ट वाला केस रेफर कर देना, आप सबने पढ़ा हुआ है, स्टडी मैट में दिया हुआ है वो। प्रिया स्मिता शिल्पा शेफाली पार्टनर है एलएलपी में। शिल्पा ने रिजाइन कर दिया भैया 7 तारीख को। शर्मा एंड एसोसिएट्स जो है आरओसी को नहीं बताया रिजिग्नेशन के बारे में। क्या शिल्पा लायबल है? बिल्कुल लायबल है सर। अगर रिजाइन किया है ना 30 दिन के अंदर कंपनी को बताइए, आरओसी को बताइए, फॉर्म नंबर 83 में। अगर नहीं बताएंगे आप तो फाइन लगेगा सर। कितना फाइन लगेगा? 50,000 रुपये और रेमुनरेशन विच एवर इज लोअर प्लस 500 रुपये पर डे, मैक्सिमम 2 लाख। ठीक, चलिए। अरे
ये तो मैंने गलत पढ़ लिया भाई, मैं तो ऐसा ऑडिटर वाला क्वेश्चन मान रहा था, अब ध्यान से देखा मैंने तो अरे सॉरी, ये तो गलत बता दिया मैंने आपको। चार क्या ही एडिट करूंगा, वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। ये 4 पार्टनर है, एक छोड़ के चली गई, तो हाँ एलएलपी ने आरओसी को नहीं बताया, याद करिए। अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो पार्टनर बताएगा एलएलपी को, एलएलपी बताएगी रजिस्ट्रार को। अगर पार्टनर को लगता है कि एलएलपी नहीं बताएगी तो पार्टनर सीधे रजिस्ट्रार को खुद बता सकता है, फिर रजिस्ट्रार एलएलपी को नोटिस देगा, एलएलपी 15 दिन ऑब्जेक्शन रेज करेगी, नो ऑब्जेक्शन डीम्ड अप्रूवल, ये वो वाला कंसेप्ट है। वही मैंने कहा यार, ये तो बाद में देखा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, शिल्पा छोड़ के चली गई है, ये है फॉर्मर पार्टनर, क्या शिल्पा स्टिल लायबल होगी पुराने ट्रांजैक्शंस के लिए? देखो जी, कब छोड़ गई है? 7 मार्च को, ये 7 मई को। एक बात ध्यान रखिए सर, एक बात बड़ी क्लियर है, क्योंकि शिल्पा ने, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पार्टनरशिप में आप क्या पढ़ते थे फाउंडेशन में कि भैया क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दे रहा रिटायरिंग पार्टनर लायबल है। मैंने मेन बैच के अंदर आपसे कहा होगा, इवन रिवीजन के अंदर भी, जब तक आरओसी को फाइलिंग नहीं करेंगे आप, चाहे आप करें चाहे एलएलपी करे, तब तक आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी। क्योंकि शिल्पा ने फाइलिंग नहीं की ना, शिल्पा विल स्टिल बी लायबल, यस शी विल बी लायबल, तो लायबिलिटी बनी रहेगी। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस। कहता है जी अनलिस्टेड कंपनी सीजी कह रही है पीरियोडिकल फाइनेंशियल बनाओ और लिमिटेड रिव्यू कराओ उसका। कहता है सर पीरियोडिकल बनानी जरूरी नहीं है सर, सेक्शन 129A भारत सरकार आपको कह सकती है पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाइए, उसकी ऑडिट करवाइए, लिमिटेड रिव्यू करवाइए। क्लास ऑफ कंपनीज को नोटिफाई कर सकती है, उन्हें बनाने पड़ेगी पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक, और फाइलिंग करनी पड़ेगी 30 दिन के अंदर आरओसी के पास, या तो ऑडिट करवाएंगे, लिमिटेड रिव्यू करवाएंगे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, डिजिटल कम्युनिकेशन एक्ट, डिजिटल कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक। डायरेक्टर जो है अर्जुन पटेल, वो इम्प्लीमेंटेशन लीड कर रहा है। पटेल मेडिकल लीव में 6 महीने की, वाह। प्रिया शर्मा जो डिप्टी डायरेक्टर है, अरे हमारा वाला एग्जाम्पल, प्रिया शर्मा जो डिप्टी डायरेक्टर है वो एक्ट कर रही है डायरेक्टर के तौर पे। भैया इफ एनी सबऑर्डिनेट इज लॉफुली परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ सुपीरियर देन द लॉ रिलेटिंग टू सुपीरियर शैल बी एप्लीकेबल ऑन द सबऑर्डिनेट हु इज परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ सुपीरियर। सुपीरियर पे लगने वाला लॉ सबऑर्डिनेट पे लगेगा अगर सबऑर्डिनेट ड्यूटीज परफॉर्म करता है सुपीरियर की। आइए पहले आगे बढ़ते हैं। पटेल छुट्टी पे थे तो डेटा ब्रीच हो गया सर, वायलेशन हो गया। शर्मा ने एक्शन लिया ब्रीच को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एक्शन शर्मा ने लिया, उसका लीगल चैलेंज आया। अपोजिंग पार्टी ने आर्ग्यू किया कि डायरेक्टर जो है वही पेनल्टी लगा सकता है। शर्मा तो है नहीं, शर्मा तो कुछ टाइम के लिए डायरेक्टर बनी है, तो वो तो ऐसा कर नहीं पाएंगे। आप बताइए शर्मा का एक्शन वैलिड है? यस। सेक्शन 19 भैया लॉ जो चीफ वाला है वो सुपीरियर पे भी, सबऑर्डिनेट पे भी लगेगा जो सुपीरियर के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ही शी इज लॉफुली असाइंड करने के लिए। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतू सा आंसर। किसे मिलेगा नोटिस ऑफ जीएम? मेडलो मतलब मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर, मेंबर मर गया तो एलआर, और इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर, 5 लोग। एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है? 60 दिन एजीएम से, अगर एजीएम ना हो तो लास्ट डे ऑफ एजीएम से 60 दिन करना तो पड़ेगा 60 डेज के अंदर, टुगेदर विद द रीजंस कि आपने एजीएम क्यों नहीं करवाई। आप बताइए ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। सर कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन कंपनी का ऑडिट करवाएंगे, किससे कराएंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या तो प्रैक्टिसिंग सीए या फर्म ऑफ सीए, एलएलपी ऑफ सीए, करवाइए। और ऑडिटर वाले प्रोविजन याद करिए, मुतातीस मुतांडीज यहाँ भी लगेंगे, तो ऑडिटर वाले जो प्रोविजन है चैप्टर 10 वाले वो यहाँ भी लगेंगे, मुतातीस मुतांडीज। करेंसी का मतलब क्या है सर? करेंसी का मतलब भाई करेंसी नोट्स, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, सब कुछ आएगा, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक। अगर आप मेरा रिवीजन देखेंगे फेमा वाला, अभी जो मैंने अदर लॉ अपलोड किया था, फेमा के अंदर हमने पूरी डेफिनेशन ढंग से कराई है, तो डेफिनेशन में तोड़ा हुआ है इसको। अगर डेफिनेशन में दिक्कत आ रही है तो एक बार फेमा वाला रिवीजन जरूर देख लेना, लास्ट में कराइए सारे डेफिनेशन। फेमा जब एंड हो गया पूरे एकदम आखिरी में। ऑफिशियल गैजेट में सर दोनों गैजेट आएंगे, चाहे वो इंडिया का गैजेट हो चाहे स्टेट का गैजेट हो, लीगल डॉक्यूमेंट है सर, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ओहो, तो पहली एमटीबी खत्म हुई जनाब, जुलाई वाली। अब चलते हैं अगस्त की एमटीबी के अंदर। न्यू लिमिटेड कंपनी है जिसमें ओल्ड लिमिटेड 65% शेयर होल्ड कर रही है। एक शेयर होल्डर चैरिटेबल ट्रस्ट बना के 10% शेयर होल्ड कर रहा है, डोनेट कर रहा है ओल्ड लिमिटेड में, हमारा वाला एग्जाम्पल 50 करोड़ ट्रस्ट को। आप बताइए। अरे भैया बड़ी सिंपल कहानी, देखो ये है
न्यू लिमिटेड, ये है होल्डिंग कंपनी, ठीक है, इन विच नहीं, न्यू इज अ कंपनी इन विच ओल्ड इज होल्डिंग, ठीक है। तो न्यू हो गई भैया सब्सिडरी, ओल्ड होल्ड कर रही है 65% शेयर, ठीक है भैया। एक शेयर होल्डर है ओल्ड लिमिटेड का, मतलब होल्डिंग का शेयर होल्डर है, ठीक है सर, होल्डिंग का शेयर होल्डर है, इसने 10% शेयर दिए ओल्ड लिमिटेड को, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एंड 50 करोड़ टू अ ट्रस्ट, ट्रस्ट को जो 50 करोड़ के शेयर दिए ना किसी ट्रस्ट को, मान लो बीइंग ह्यूमन, उसके लिए सब्सिडरी को बनाया था ट्रस्टी, सब्सिडरी से कह रहा तू ट्रस्टी बन जा। क्या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के शेयर होल्ड कर सकती है? सेक्शन 19 जनरली नहीं कर सकती, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन 19 ज्यादा नहीं कर सकती, बट एक्सेप्शन है 3, उसमें से एक एक्सेप्शन क्या बोलता है, ट्रस्टी के तौर पे यू कैन होल्ड द शेयर्स, और वहां आप वोटिंग राइट भी कर सकते हैं इस्तेमाल। तो पूरा सेक्शन 19 के जनरल रूल लिखा है इन्होंने, फिर तीनों एक्सेप्शन लिख दिया, सिंपल लिख दिया नीचे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करिए एज अ ट्रस्टी, होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगली कहानी क्या कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51% शेयर है, ठीक, गवर्नमेंट कंपनी है। C&AG के कमेंट्स आए नहीं सर अभी तक, इसलिए मीटिंग एडजर्न हो गई। C&AG के कमेंट्स आए, मीटिंग एडजर्न हुई, उसके बाद फाइनेंशियल फाइल किया। अरे सर गलत कर रहे हो तो भाई, एक बात बताओ, C&AG के कमेंट्स आए नहीं इसलिए आपने अकाउंट्स अडॉप्ट नहीं कराए। सर अकाउंट्स अडॉप्ट नहीं हुए तो क्या हुआ, 137 क्या बोलता है, जिस दिन ओरिजिनल मीटिंग थी ना, ओरिजिनल मीटिंग कब थी, ओरिजिनल मीटिंग थी 1 अगस्त को, भले अकाउंट्स अडॉप्टेड नहीं थे तो क्या हुआ, 1 अगस्त से 30 दिन के अंदर फाइलिंग कर देते अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो फाइलिंग को आरओसी मानता प्रोविजनल। फिर जब एडजर्न्ड मीटिंग में अडॉप्ट होते दोबारा फाइलिंग करते हो, 2 बार फाइलिंग करनी पड़ती है, अनअडॉप्टेड को ओरिजिनल मीटिंग से, अडॉप्टेड के एडजर्न्ड मीटिंग से करनी पड़ती है सब फाइलिंग आपको, आपने नहीं की डिफॉल्ट है। $50,000 लॉटरी विनिंग सर प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। कल्चरल टूर HRD मिनिस्ट्री ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, एजुकेशन एंड कल्चर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कहता है सर आप बताइए रजिस्ट्रार के पास क्या अधिकार है सेटिस्फेक्शन को लेकर अगर कंपनी इंटीमेट नहीं करती। देखो जी 83 क्लियर कहता है अगर कंपनी इंटीमेट नहीं करती तो कोई और व्यक्ति इंटीमेट कर सकता है, उस केस में रजिस्ट्रार एंट्री करेगा अपने रजिस्टर में, सारी पार्टीज को अपने ऑर्डर की कॉपी देगा, सेक्शन 83, ठीक, और सर्टिफिकेट इशू करेगा CHG 5 में। तो आगे बढ़ते हैं, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 20, रजिस्ट्रार को आप कैसे दोगे, रजिस्ट्रार को और मेंबर्स को, रजिस्ट्रार को देते हैं, मैं अच्छा कंपनी वाला नहीं पूछा इन्होंने पूछा है रजिस्ट्रार और मेंबर वाला। तो भैया पहला है पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, हैंड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड को ना समझा नहीं रहा है इंस्टीट्यूट आंसर में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मोड अपन ने समझा हुआ, याद करिए, समझाया नहीं है इंस्टीट्यूट ने, ईमेल, फैक्स, ये सब, एनी अदर मोड जहाँ पे सेंटर वेरीफाई हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, आप समझाना चाहें तो समझा सकते हैं, बस एक पॉइंट जरूर लिख देना इसमें कि अगर मेंबर कहता है पर्टिकुलर मोड से भेजो और उसके लिए फीस पे करने को तैयार है, जो AGM में डिसाइड हुई है, तो फिर कंपनी पर्टिकुलर मोड से ही भेजेगी। आप बताइए सर प्रीवियस ऑब्लिगेशन, यार अब तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या ही बताऊंगा, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो शॉर्ट में बता देता हूँ फिर भी। सबसे पहले ड्राफ्ट पब्लिश होगा ताकि इन्फॉर्मेशन दे पाए इंटरेस्टेड पर्सन्स को। ड्राफ्ट कैसे पब्लिश करना है वो सरकार बताएगी, ड्राफ्ट के अंदर डेट लिखी होगी कि भाई इस डेट के बाद हम आपके रिकमेंडेशन कंसीडर करेंगे, किसी और बोर्ड से कंसल्ट करना हो तो उससे कंसल्ट करेंगे, फाइनली लॉ बनाकर ऑफिशियल कैसे पब्लिश करेंगे। वो पब्लिकेशन इस बात का कॉन्क्लूसिव एविडेंस होगा कि लॉ बन चुका है, कॉन्क्लूसिव एविडेंस होगा कि लॉ बन चुका है, ठीक। इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। सिक्योरिटी में उनका पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, भालू भैया की शादी है नहीं, भालू भैया को दिसंबर में पुत्र प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्ति, बोनस शेयर इशू करने में, प्री एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, राइट ऑफ करने में DEC मतलब डिस्काउंट एक्सपेंस कमीशन, डिस्काउंट एक्सपेंस कमीशन। रिडेम्पशन पे अगर प्रीमियम पे करते हो, किसका रिडेम्पशन, रिडेम्पशन इक्विटी का तो होता नहीं है, प्रेफरेंशियल डिवेंचर का, बाय बैक। अपन ने इसका निमोनिक बनाया हुआ था कि भालू भैया को दिसंबर में पुत्र प्राप्ति होगी, बी भालू भैया दिसंबर डिस्काउंट एक्सपेंस कमीशन को राइट ऑफ करेंगे, पुत्र प्राप्ति, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रीमियम पेएबल, PR, भालू भैया को दिसंबर में पुत्र प्राप्ति होगी। देखो जी ऐसा है कि मीटिंग करवाई 11 बजे, बहुत बढ़िया बात है जी, 900 मेंबर है जी, 11:30 बजे तक कितने लोग आ गए, 11:30 बजे तक 3 शेयर होल्डर आ गए, काउंट कर लो, एक रिप्रेजेंटेटिव आया, एक और रिप्रेजेंटेटिव आया, 11:30 तक आ गए 5 लोग। कितने लोग हैं, 900 लोग हैं, पब्लिक कंपनी ना 5 लोग होने चाहिए। कह रहा है प्रॉक्सी को काउंट करेंगे नहीं,
आप बताइए क्या कोरम प्रेजेंट है? यस। लेकिन आपका आंसर क्या होगा अगर P4 आता 11:30 के बाद, तब कोरम नहीं होती सर। और लैक ऑफ कोरम में क्या होगा एडजमेंट को लेकर? सर एडजमेंट तब होगा जब बोर्ड डिसाइड करेगा। अगर बोर्ड डिसाइड कुछ भी नहीं करता तो एडजमेंट होगा नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आए तो जो आए उन्हें फूल माला पहना के कोरम मान लो। प्रोविजो भैया, अगर एक्सेप्शन क्रिएट करना हो तो प्रोविजो क्रिएट करिए, चाहे एम्बिग्यूटी हो या नहीं, प्रोविजो तो मानना ही पड़ेगा। प्रोविजो की शुरुआत होगी प्रोवाइडेड दैट से, और जब जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा तब प्रोविजो एप्लीकेबल होगा। ये थ्योरेटिकल, इसमें क्यों दिमाग लगाया, आप एक बार रीड कर लेना बस। एक्सप्लेनेशन में मैंने एक चीज़ बोली हुई है, सुंदरम पिल्लई वाला केस आपको लिख के आना है। मेरे एक बात समझ में सही नहीं आती कि यार स्टडी मैट में कंटेंट कुछ लिखता है इंस्टीट्यूट और आंसर में कंटेंट कुछ लिख रहा है। इतना हेल्दी कंटेंट है मैट के अंदर एक्सप्लेनेशन का। सुंदरम पिल्लई का इतना बेहतरीन केस है, सुंदरम पिल्लई फजल अली वाला, और इन्होंने लिखा नहीं, पटावी रमन। तो खैर कोई बात नहीं, आप लिखिए, उसी में सारे पॉइंट दिए हुए हैं। आप पूरा केस जो मैंने आपको लिखवाया, जो मैट के अंदर लिखा वो लिख दीजिए। कल को बोल देगा इंस्टीट्यूट इसके आधार पर कॉपी चेक करते नहीं अपन। कहता है जी, ऑडिटर को कह रहे हैं भाई तू ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दे हमारे लिए। सर सेक्शन 144 कहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। ऑडिटर को आप नहीं बोल सकते प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। ठीक, बॉडी कॉर्पोरेट, आहा, एलएलपी के अंदर इसको ध्यान रखने का बहुत सिंपल तरीका है। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आएगा? इंडिया वाली कंपनी, बाहर वाली कंपनी, इंडिया वाली एलएलपी, बाहर वाली एलएलपी, बस। क्या नहीं आएगा? 2 एंटिटीज, 3 बल्कि, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट से भारत सरकार नोटिफाई करेगी। 3 नहीं आएंगे, 4 आएंगे बॉडी कॉर्पोरेट। मैंने कहा हुआ है कभी भी इंस्टीट्यूट ऐसा करेगा कि एलएलपी में सारे डेफिनेशन ही पूछ लेगा। पढ़ेगा 3 डेफिनेशन आ गई, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ के जाना भाई। मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजन क्या होता है सर? तो कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा मैंडेटरी कौन सा डायरेक्टरी? अरे रुक जा भाई, क्यों मटक रहा है? देखो जी, मैंडेटरी मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, जहां पे चीजें भाई मैंडेटरी है तो स्ट्रिक्टली आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। डायरेक्टली में अगर सफिशिएंट कंप्लायंस भी करो तो भी चलेगा, सब्सटेंशियल कंप्लायंस कर ले तो चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहता है सर ध्यान रखिए, कोई प्रोविजन मैंडेटरी है या नहीं, ये कैसे तय करेंगे? तो कहता है डिपेंड करता है सर चीज़ों पे। ठीक है, कितनी पावर दी गई उसे कराने के लिए, ऑब्जेक्ट क्या है, और किस पर्सन का बेनिफिट उसको लेकर, तो बारे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है जी इसके बाद सुलभा एलएलपी को बनाया गया 1/9 को 1/1 को एक पार्टनर जो है रजिस्टर्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 2000 से। आरओसी को कह रहा है उसका जो नेम है नियरली रिजेंबल कर रहा है और नेम चेंज होना चाहिए। देखो भैया, अगर सिमिलर नेम रख लिया ना तो 3 साल के अंदर जा सकते हैं। कब जा रहा है ये जा रहा है 1/1 को, लेकिन जाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर आपने नेम आइडेंटिकल रखा, याद है नेम आइडेंटिकल रखा है तो भैया रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जा सकता है सेक्शन 17 के अंदर। ठीक है, 3 साल के अंदर आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सीजी के पास, सीजी आपको बोलेगी 3 महीने के अंदर नाम चेंज करने के लिए, आप नाम चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आप नाम चेंज नहीं कर ले, सीजी आपका नया नाम रखेगी। मुद्दत पार्टनर है 2 फॉर्म में, एसएमएन कंपनी, एमएनएन कंपनी। एसएमएन कंपनी लिस्टेड कंपनी 10 साल से ऑडिट कर रही है। भैया 10 साल के बाद तो लग गया कूलिंग पीरियड, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। तो एक फॉर्म तो रिटायर हो गई कूलिंग पीरियड में, क्या दूसरी फॉर्म ऑडिट कर सकती है? अरे भैया दोनों फॉर्म में मुद्दत कॉमन है। जहां कॉमन पार्टनर में कॉमन कंट्रोल होगा, अगर एक फॉर्म डिस्क्वालीफाइड है दूसरी फॉर्म में डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। अगला क्या बोलता है जी? अगला कहता है ए लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है शेयर होल्डर के 27 सितंबर को। अरे जीसी एक्ट के हिसाब से 27 सितंबर का मतलब क्या हो गया? फ्रॉम से टू तक लगाना है आपको, फ्रॉम 28 सितंबर टू 27 अक्टूबर, इतना लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फ्रॉम 28 सितंबर एंड 27 अक्टूबर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है ईजीएम बुलाई है मेंबर के बोलने पर और कोरम नहीं आई। सर अगर मेंबर के बोलने पे ईजीएम बुलाए, कोरम ही नहीं है, मतलब मेंबर खुद मीटिंग बुला रहे, खुद ही नहीं आ रहे, मतलब मस्करी कर रहे हैं, इसका मतलब मीटिंग कैंसिल। वहां एडजर्नमेंट नहीं होगा भाई, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, वहां मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल। अच्छा एक बात और,
जोराब गारमेंट नोटिस दे रहे हैं जीएम का। ये देखा गया कि पेड शेयर कैपिटल बढ़ानी है। एक शेयर होल्डर कंप्लेन कर रही है कि ये बात मीटिंग में नहीं, नोटिस में नहीं बताएगी। देखो सर, शेयर कैपिटल बढ़ाना है स्पेशल बिजनेस, हर स्पेशल बिजनेस को ढंग से आपको समझाना पड़ेगा नोटिस के अंदर। ऐसा लिखा है 102 में, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का सेक्शन लिख दिया उन्होंने पूरा, फिर नीचे लिखते हैं भाई कि शेयर होल्डर का ऑब्जेक्शन वैलिड है क्योंकि डिटेल तो आपने सही में बताई नहीं पूरी तरीके से, और आपको बताना पड़ेगा रीजन बीइंग प्रपोज्ड इंक्रीज जो है वो स्पेशल बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस समझाना पड़ता है आपको। तो आपने कहीं ना कहीं 102 तो माना नहीं है। ठीक है सर। शेल्टॉम लिमिटेड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, हेडक्वार्टर है जापान में। ये अपनी इन्वेस्टर बेस बढ़ा रहा है और प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहता है सब्सक्रिप्शन के लिए इन्वेस्टर्स को इंडिया में। अभी तक फिजिकल प्लेस स्टैब्लिश नहीं की। आपसे पूछ रहा है, आप बताइए लीगल प्रोसीजर्स क्या है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या है प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए। सर प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए हाउ 389 कह रहा है। सर अगर आपको करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको करने के लिए प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड। अगर आपको याद आ रहा हो, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइंड। साइन कौन करेगा? चेयरपर्सन एंड 2 डायरेक्टर। और मैनेजिंग बॉडी का रेजोल्यूशन पास होगा और ये लिखना पड़ेगा कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड। अपन पॉइंट वाइज बनाते हैं, इसको याद करिए। तो सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको। अगर प्रोस्पेक्टस अब इशू करना चाहते हैं इंडिया में, एक फॉरेन कंपनी, बाहरी कंपनी जापान की, तो सारी रिक्वायरमेंट आपको माननी पड़ेगी। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? ठीक है सर लिख दो। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब डेफिनेशन है भाई, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि फेमा का आप देख लेना एक बार ध्यान से। डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंसेस जो पेबल है फॉरेन करेंसी में, जो बने तो इंडियन करेंसी में बट पेबल है फॉरेन करेंसी में। और कोई भी इंटरेस्ट, डिविडेंड मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कोई भी चीजें जो बनाई तो बाहर गई हैं बट पेबल इन इंडियन करेंसी। तो कह रहा है सर पेबल इन फॉरेन करेंसी, बनी है इंडियन करेंसी और पेबल इन फॉरेन करेंसी। जो बनी तो इंडिया से बाहर है, बनाए तो बाहर के बैंकों ने बनाए, बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, सॉरी इंडियन करेंसी। तीनों केस में हम मानते हैं फॉरेन एक्सचेंज। लो जी भैया, ये हो गई आपकी दूसरी एमटीपी समाप्त सितंबर के लिए। अब सितंबर में चलते हैं आरटीपी की तरफ। आरटीपी क्या बोलती है देखिए ध्यान से। प्रशांत ने बनाई है ओपीसी, अपनी बहन सिस्टर इसको बनाया है नॉमिनी। प्रिया है इंडियन सिटीजन, वो कानपुर में पड़ी बड़ी है। प्रिया और उसके हस्बैंड इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, और जहां उनका बेटा सेटल है 15 साल से, इसलिए अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रही है। आप बताइए अगर इंडिया छोड़ के जा रही है तो मैंडेटरी कंसेंट विड्रॉ करना। भैया ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि प्रिया इंडियन सिटीजन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहता है भैया वहां पे ध्यान रखिए नॉमिनी बनी रह सकती है। इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। अब जो ठीक है इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया आप मान लो भैया कि सीधी सी बात है वो, क्योंकि इंडियन सिटीजन अगर बनी हुई है तो शी कैन विड्रॉ द कंसेंट, शी कैन कंटिन्यू विद द नॉमिनीशिप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर विड्रॉ कर रही है तो क्या माइनर को नहीं बना सकते यार? माइनर कैसे बनेगा? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, अगला दिया हुआ है ग्राम प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड है सिंगापुर में, ऑनलाइन बिजनेस करे, टेली मार्केटिंग। सर टेली मार्केटिंग अगर कर रही है ना, याद करिए, टेली कंप्यूटिंग, टेली मार्केटिंग, टेली मेडिसिन, भले ही आपका मेन सर्वर इंडिया में और इंडिया से बाहर फर्क नहीं पड़ता। अगर टेली मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं इंडिया में तो फॉरेन कंपनी मानेंगे। डेफिनेशन पढ़ी आपने फॉरेन कंपनी की। एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी दूसरा फाइनेंशियल ईयर मान रही है कंसोलिडेशन के लिए, मान सकती है सर। देखो अगर कंसोलिडेशन इंडिया से बाहर हो रहा है तो, अगर कंसोलिडेशन इंडिया से बाहर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कंसोलिडेशन के लिए भारत सरकार से पूछकर आप दूसरा फाइनेंशियल ईयर मान सकते हैं। ये बात फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में दी गई है कि अगर कंसोलिडेशन हो रहा है इंडिया से बाहर तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछकर किसी भी पीरियड का आप फाइनेंशियल ईयर मान सकते हैं, चाहे वो पीरियड 12 महीने का हो, 12 महीने से कम, 12 महीने से ऊपर। ठीक है, जहां तक ऊपर वाली बात है भैया फॉरेन कंपनी मानेंगे चाहे सर्वर कहीं भी हो। XYZ प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नया ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है, ए रेनाउंड ऑडिटर है, ठीक है सर। बी और ए जो है ना ये पार्टनर है एबीसीएन कंपनी में। बी ने एक पर्सनल लोन लिया है 4 लाख का, बी ने एक पर्सनल लोन लिया है 4 लाख रुपए का XYZ की सब्सिडी से 6 महीने पहले। देखो जी एक बात बड़ी क्लियर है, अगर आपका पार्टनर 4 लाख का लोन लेता है कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन तब लगती है जब लोन होगा 5 लाख से ऊपर का। रिलेटिव का डेट है 2 लाख रुपए का एसोसिएट से। भाई मैं एक चीज क्या बोल रहा हूं आपको,
हर केस में लोन की लिमिट आप लो, आपका पार्टनर रिलेटिव ले, 5 लाख से ऊपर की अगर लोन एक्सीड करे तब दिक्कत है। दोनों ही केस में अगर आप देखिए तो 4 लाख और 2 लाख है। बट एक समस्या है सर। समस्या क्या है? ए ने लोन लिया 4 का, उसने लोन लिया 2 लाख। अगर टोटल इंडेटनेस देखेंगे आप पीपीआर की, पर्सन पार्टनर रिलेटिव, तो भैया इसमें आ गई आपके पार्टनर का 2 लाख 4 लाख और रिलेटिव का 2 लाख। इन्होंने दोनों कंसिडर करके 6 लाख रुपए मान लिया है। 6 लाख मान लिया तो कह रहा है ये एक्सीड कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट से, इसीलिए डिस्क्वालीफाइड है। ठीक है भाई, कंबाइंड इंडेटनेस कंसीडर किया, इसलिए डिस्क्वालीफाई होना है। बहुत ही अलग क्वेश्चन है, आज तक कभी क्वेश्चन ऐसा दिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी नहीं दिखा। ठीक है, बट ठीक है, अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कंबाइंड इंडेटनेस लेनी पड़ेगी आपको 5 लाख के केस में। ठीक, कहता है सर आपने एक नोटिस दिया जीएम का, उसमें रिजोल्यूशन था कैपिटल को बढ़ाने को लेकर और रेम्यूनरेशन को बढ़ाने को लेकर। देखो जी, कैपिटल बढ़ाना है, अभी पीछे पड़ गया है, सेम क्वेश्चन, स्पेशल बिजनेस। बट ऑडिटर को अपॉइंट करना, उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स करना इज ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है जी, स्पेशल ऑर्डिनरी। अब चक्कर क्या साहब कि स्पेशल बिजनेस को लेकर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मेंबर ने कंप्लेन की कि इंक्रीज के बारे में, रेम्यूनरेशन के बारे में स्पेसिफाई। अरे रेम्यूनरेशन में ज़्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑर्डिनरी बिजनेस है, बट इंक्रीज के बारे में आपको समझाना पड़ेगा। रीजन बीइंग इंक्रीज जो है वो स्पेशल बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस को समझाना पड़ता है सर। इन हर केसेस में आप देखिए 102 को पहले लिख दिया, सेक्शन जो कॉन्टेंट है पूरा लिख दिया, उसके बाद आपने लिखा। ठीक, कहता है जी सिंगल एंट्री सिस्टम तो अलाउड ही नहीं है सर 128। क्या अलाउड है ना? पर्सन कौन से रिस्पॉन्सिबल है बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए? सेक्शन 128। एमडी, सीएफओ, होल्डर एंड डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, पर्सन हु इज ऑथराइज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द बुक्स अंडर सेक्शन 128। चार लोग जिम्मेदार हैं, ये लिखना है भाई आपको। एमडी, होल्डर एंड डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक कंपनी है जो ऑपरेशनल है 2 सालों से, उसे बनाया गया है विद द सबमिशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। कंपनी के जो फाउंडर है एक्स और वाई, इन्होंने गलत जानकारी दी है सर और लाइबिलिटीज छुपाई है। मिस रिप्रेजेंटेशन इंटरनल ऑडिट के दौरान डिस्कवर हुआ। ठीक, डिस्कवरी के बाद जेड एप्लीकेशन फाइल कर रहा है एनसीएलटी के पास कि भैया गलत इंफॉर्मेशन के तौर पे कंपनी बनाई गई है। आपने कंपनी को बनाया 2 साल पहले गलत इंफॉर्मेशन देकर, मटेरियल बातें छुपा के, सेक्शन 7 लग जाएगा। एनसीएलटी के पास 4 अधिकार है। एनसीएलटी बोलेगा भैया मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज करिए, एनसीएलटी मेंबर की लायबिलिटी को अनलिमिटेड डिक्लेयर कर देगा। आरओसी भी बोलेगा नाम स्ट्राइक ऑफ करिए, वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर पास करेगा, और कोई भी ऐसा ऑर्डर जो उसको सही लगता है वो पास कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। ठीक, कहता है सर एक बात बताओ, अगर नाम आइडेंटिकल होगा तो क्या करोगे? अरे सर मैं कह रहा हूँ ना, ये अभी पीछे बढ़ गया है। कहता है एलएलपी को बनाया गया विद द आइडेंटिकल नेम, तो सर 3 साल के अंदर आप जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी 3 महीने के अंदर नाम चेंज करने के लिए। नाम चेंज नहीं करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नाम रखेगी उसके, सेक्शन 17 लगा दो, पूरा पॉइंट आपको बनाने पड़ेंगे। बढ़िया। छगन लाल जो है ये इंपोर्टर है लग्जरी परफ्यूम का, 15% ड्यूटी लग रही है लग्जरी गुड्स पे इंक्लूडिंग परफ्यूम्स। छगन लाल अप्रोच कर रहा है, कह रहा है ड्यूटी को लेकर कैसे करेंगे सर, आप बताइए अगर 100 बॉटल करेगा तो। अरे भाई अगर कोई स्पेसिफाइड ड्यूटी दी गई है किसी क्वांटिटी, वेट, मेजरमेंट या वैल्यू को लेकर, तो ज्यादा या कम गुड्स के लिए सेम रेट पे ड्यूटी लगेगी, सेम रेट पे। भैया बड़ी सिंपल सी बात है, 15% की ड्यूटी है, 100 बॉटल है, वैल्यूएशन है $50। क्या करना है आपने? 100 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 15%, आ गया 750। ये आपकी ड्यूटी है। आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, आएगा जरूर, मैं आपको बता रहा हूँ, देर सवेरे आएगा जरूर। थोड़ा अलग दिखता है, अच्छा भी लगता है यार, सेम कहानी कब तक घिसाते रहेंगे, वही क्वेश्चन। आप लीगल एडवाइजर हो कंपनी के, एक क्लॉज कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रोविजन ऑफ द एग्रीमेंट द कंपनी रिजर्व द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट विदाउट नोटिस इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बाय द एम्प्लॉई। भले एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो, कंपनी के पास राइट है टर्मिनेट करने का बिना नोटिस दिए, अगर एम्प्लॉई कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच करता है।
आप बताइए नॉन ऑब्स्टेंड क्लॉज का मतलब क्या है? सर नॉन ऑब्स्टेंड क्लॉज का मतलब है जिस भी जगह पे नॉन विथस्टैंडिंग लिखा होगा उसे बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंड क्लॉज। और भैया अगर नॉन ऑब्स्टेंड क्लॉज लिखा है और दूसरे सेक्शन से लड़ाई हो रही है, जीतेगा नॉन ऑब्स्टेंड क्लॉज ही। इन एवरी केस नॉन ऑब्स्टेंड क्लॉज विल ओवरराइड अदर प्रोविजन, विल ओवरराइड अदर प्रोविजन। तो कह रहे हैं सर नॉन ऑब्स्टेंड क्लॉज नॉन विथस्टैंडिंग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रिवेल करेगा दूसरे के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, नॉन ऑब्स्टेंड क्लॉज क्रूशियल रोल प्ले करता है बनाते वक्त और लीगल सर्टेनिटी इंप्रूव करता है। थोड़ा बहुत और भी लिख सकते थे इसके बारे में। ठीक है, छोटा आंसर दिया बट ठीक है। अर्जुन एक इंडियन रेसिडेंट है, वो काम कर रहा है 10 साल से और अब्रॉड उसने एक फॉरेन करेंसी एक्वायर की और इन्वेस्टमेंट के तौर पे होल्ड किया फॉरेन सिक्योरिटी में। एक लोकेट किया न्यूयॉर्क में, एक आपका क्या लिया है प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस से मिली है अपने फादर से जो एनआरआई थे। जब इंडिया आ रहा था वो, तो वो समझना चाहता है भैया कैसे करेगा फॉरेन अफेयर्स को। देखो जी एक बात बड़ी क्लियर है, आप बाहर काम कर रहे हो तो आप भैया PROI, अगर PROI बाहर कुछ भी खरीदता है और वो यहां आता है तो एज इट इज मेंटेन कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी एसेट्स ही कैन होल्ड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखा हुआ है एक करके इन्होंने क्लियर लिखा है, कह रहा है फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन करो जो आप मेंटेन कर रहे थे, जो इनकम आपकी थी कोई दिक्कत नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट आपके थे कोई दिक्कत नहीं है, जो इनहेरिटेंस आपको मिला कोई दिक्कत नहीं है, जो हाँ नीचे फिर दिया है इनहेरिटेंस वाला पॉइंट, अर्जुन एक्वायर कर रहा है इनहेरिटेंस ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है फ्रीली यूटिलाइज कर सकता है सारी एसेट्स इंडिया आकर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये आपने पढ़ा भी है, मैंने कई सारे एग्जाम्पल भी आपको दिए थे मेन बैच में, युगांडा वाला, ससुर दामाद, इनहेरिटेंस दे दिया, तो आप वहां से यहाँ आइए, प्रॉपर्टी होल्ड करिए कोई दिक्कत नहीं है, इनहेरिटेंस में होल्ड करिए कोई दिक्कत नहीं है। लो जी ये तो हो गया समाप्त। सितंबर अटेम्प्ट की दोनों MTP हो गई और एक RTP डन। ठीक, अब चलते हैं मई की तरफ। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसके बाद सितंबर के बाद मार्च की, मतलब अब हम बात करेंगे मई 24 की RTPs MTPs की। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि भाई हम दो यहाँ पे डिस्कशन करना है MTPs RTPs का, तो बिना कोई देरी किए हम स्टार्ट करते हैं मई की। पहली बात तो 2 MTP आपको मिलेंगी। 2 MTP कौन कौन सी मिलेंगी? एक तो मिलेगी मार्च की और दूसरी मिलेगी अप्रैल की, और एक मई की RTP भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले दोनों MTP डिस्कस करते हैं, मई अटेम्प्ट की, मई 24 की, उसके बाद फिर RTP डिस्कस करते हैं बिना कोई देरी किए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है पेड अप कैपिटल है जी 50 लाख रुपए। बहुत बढ़िया बात है जी, 50 लाख की पेड अप कैपिटल है आपकी। ठीक है जी, आगे क्या लिखा है? कह रहा है उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है, 2 करोड़ का टर्नओवर है। कंपनी का नाम क्या? कंपनी का नाम है प्राइवेट लिमिटेड, रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, येलो प्राइवेट लिमिटेड जो पब्लिक कंपनी है उसके पास 2 लाख शेयर्स हैं आपके 2 लाख शेयर्स हैं, मतलब आपके पास शेयर्स कितने? आपके पास शेयर्स हैं 5 लाख, मतलब उसके पास 40% शेयर्स हैं आपके। एक पब्लिक कंपनी के पास आपके 40% शेयर, सब्सिडरी तो है नहीं आप। कहता है जी आप बताइए, और उसने फिर जो आपका कंपनी है रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उसने अपने फाइनेंशियल फाइल किए एक्सक्लूडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो भैया ROC ने नोटिस इशू किया कि भाई आपने तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल किया नहीं है। बच्चों और ध्यान से आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये स्मॉल कंपनी है कि नहीं है? बिल्कुल स्मॉल कंपनी है। 4 करोड़ 40 करोड़ टर्नओवर है आपका, और आप मैक्सिमम लिमिट है, और यहाँ तो कितना हो रहा है? यहाँ तो 50 लाख और 2 करोड़ है, तो ये स्मॉल कंपनी है। भाई स्मॉल कंपनी को एक बार बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, एग्जेम्प्टेड है सर स्मॉल कंपनी। अच्छा एक बात और है, स्मॉल कंपनी आपने एक्सेप्शन पढ़ा था कि होल्डिंग सब्सिडरी को स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, ना ही पब्लिक कंपनी को। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर पब्लिक कंपनी आपके 40% शेयर होल्ड करी तो फिर सब्सिडरी कंपनी थोड़ी हुए, सब्सिडरी के लिए मोर देन 50% है। तो आप बताइए क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी सर, दिस इज अ स्मॉल कंपनी। ठीक, जहां पे सिग्निफिकेंट शेयर पब्लिक कंपनी होल्ड कर रही है। क्या डिफॉल्ट किया है फाइलिंग में? कोई डिफॉल्ट नहीं किया सर, कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। ठीक है ना, रीजन बीइंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, मतलब फाइनेंशियल में कैश फ्लो फाइल करने की जरूरत नहीं, बैलेंस शीट पेमेंट आपको फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये सजेस्टेड आंसर भी दिया हुआ है सारा सब कुछ। एक बात ध्यान रखिए, इसमें इन्होंने मैंने ये PYQ भी था क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था मेन बैच के अंदर। जब इसका आंसर आप लिखेंगे तो आपको सब्सिडरी की डेफिनेशन भी रेफर करनी है, सॉरी स्मॉल की डेफिनेशन रेफर करनी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेशन भी रेफर करनी है।
दोनों डेफिनेशन आपको रेफर करनी पड़ेंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी और स्मॉल कंपनी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कहता है जी आप बताइए 100, 500, 1 करोड़ नेट प्रॉफिट है, ये 30 सितंबर का है, तो सर आज का नेट प्रॉफिट थोड़ी लेंगे, वो तो हमेशा लेते हैं पिछले साल का। तो पिछले साल का नेट प्रॉफिट कितना है, पिछले साल का टर्नओवर कितना, नेटवर्थ कितनी है। कहता है सर ये फिगर्स हैं। भैया एक भी फिगर पूरा नहीं हो रहा, याद करिए। अगर CSR की बात करेंगे तो CSR कमेटी कब बनानी जरूरी है, पनौती 5, 500, 1000, 5, 500, 1000, ना तो ये पूरी हो रही है, ना ये पूरी हो रही है, ना ये पूरी हो रही है, तीनों कंडीशन फेल करिए, CSR कमेटी बनाएंगे सर। कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं भाई, कोई रीजन बीइंग यहाँ पे कोई भी कंडीशन फेल पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे CSR कमेटी बनानी जरूरी नहीं होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है स्मार्ट लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया AGM में, डिविडेंड वारंट जो था वो पोस्ट किया 22 अगस्त को, पोस्टल डिले के कारण ए को वारंट मिला 5 सितंबर को और बाद में इनकैश कर लिया। एक बात ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता हूं सेक्शन 127 में कि भैया डिविडेंड वारंट 30 दिन के अंदर पोस्ट कर दो, कभी भी मिले उससे कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टिंग जरूरी है 30 दिन के अंदर डिक्लेरेशन के। डिविडेंड डिक्लेयर कब किया, 31/7 को, ये पोस्ट करना जरूरी है आपका 30 अगस्त तक, 30 दिन के अंदर पोस्ट करेंगे ना। तो पोस्ट कब किया, पोस्ट किया 22 अगस्त को, तो पोस्टिंग कर दी ना, तो ठीक है सर, मिले ना मिले उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में ध्यान रखना ए के पास कोई एक्शन नहीं कंपनी के अगेंस्ट, रीजन बीइंग पोस्टिंग जरूरी है, पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं सर 1,40,000 रुपए चाहिए स्टडीज के लिए। अरे सर 2.5 लाख $US निकाल ही सकते हो, ऊपर से अगर इंस्टीट्यूट बता रहा तो हायर अमाउंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2.5 लाख $US तो वैसे ही फ्लैट लिमिट है, निकालो कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपये का, $10,000 का रेमिटेंसेस चाहिए ट्रांसपॉन्डर के लिए, ट्रांसपॉन्डर के लिए भी CG की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आपको पता है। विद द अप्रूवल ऑफ CG आप ट्रांसपॉन्डर के लिए पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और वो सब, ठीक है, कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री। समयाक लिमिटेड पेपर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप बताइए कोरम को लेकर। अरे भैया पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, कोरम आपको पता है 5, 5, 15, 30, ठीक है, 5, 15, 30 हज़ार तक है, तो आपको पता है 5,000 से 5,000 तो 15, 5,000 से 15, 30। आर्टिकल अगर चाहे तो ज़्यादा नंबर बता सकता है, आपको पता है। ठीक, साथ में एक बात ध्यान रखना, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होंगे तभी बात बनेगी। ठीक, चलिए आगे लिखता है सर बायबैक का ऑफर 6 महीने के अंदर नहीं देंगे पिछले बायबैक से। उल्टा क्यों लिख रहा है भाई, और कह रहा है जिन शेयर्स को बायबैक किया उन्हें 1 साल तक इशू नहीं कर सकते। अरे भाई उल्टा लिख रहा है यार, ये तो जिन शेयर्स को बायबैक किया है उन्हें 6 महीने तक इशू नहीं करेंगे, यहाँ 6 महीने होगा, उसके 6 एक्सेप्शन होते हैं, बोनस, राइट्स और इक्विटी सब, ठीक है। और पिछले बायबैक से नया बायबैक 1 साल के अंदर नहीं ला सकते, तो दोनों उल्टा लिखा हुआ है। तो पहले आप सही लिखो, फिर बताओ भैया जो प्रोविजन बनता है कि जो ऑफर ऑफ बायबैक है उन शेयर्स का वो 6 महीने के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, आपने उल्टा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। रचित ने, ये थोड़ा क्वेश्चन इस बार इन्होंने घुमाया है इस क्वेश्चन में, लेकिन हालांकि पॉइंट आपको पता है, क्लैरिटी है पूरी। रचित ने एक नया मकान खरीदा और शिफ्ट कर गया नए मकान पे, वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर रहा था, उसको ने अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एड्रेस अपडेट नहीं किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस भेजा पुराने घर पे कि भैया 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना है। नोटिस भेजा रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, बहुत बढ़िया, याद करिए रजिस्टर्ड पोस्ट पे आप जैसे ही डिलीवर करेंगे, मैं हमेशा कहता हूं जैसे ही डिलीवर करेंगे हम ये मानेंगे भैया डिलीवरी हो गई है। इट इज प्रिज्यूम्ड, याद करो कि अगर जैसे ही आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है तो हम मानते हैं सर कि आपने भेज दिया और वो नोटिस वैलिड है। खैर क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट में तुरंत इफेक्टिव आता है, तुरंत लिखा हुआ है ना, सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टिव, रजिस्टर्ड पोस्ट, प्रीपेमेंट और ठीक है प्रॉपर एड्रेस। आगे बढ़ते हैं। नोटिस पुराने मकान में पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रेजेंट ओनर था उसने मना कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पीनल एक्शन लिया उसके अगेंस्ट। वो कहता है जी उसे उसके ऊपर चार्ज नहीं लगना चाहिए, रीजन बीइंग उसने डिफॉल्ट नहीं किया, उसे नोटिस मिला ही नहीं। आप बताइए नोटिस वैलिड है यार? देखो सर दो बातें, पहली बात रजिस्टर्ड पोस्ट में जैसे ही भेजोगे वैसे ही इफेक्टिव हो जाएगा, इट इज प्रिज्यूम टू बी इफेक्टिव। दूसरी बात जगदीश सिंह वर्सेस नथू सिंह वाला केस लगा सकते हैं कि अगर डिलीवरी हुई और रिसिपेंट ने रिजेक्ट कर दिया एक्सेप्ट करने से, दी ना भाई, प्रेजेंट ओनर ने मना कर दिया, तो जगदीश सिंह वर्सेस नथू सिंह वाला केस लगी जाएगा उस केस में हर हालत में। तो कह रहे हैं सर जगदीश सिंह वर्सेस नथू सिंह वाला केस इन्होंने भी लगाया है, रिटर्न कर दिया एंडोर्समेंट और रिफ्यूजल, तो आप मानेंगे नोटिस वैलिड है। तो प्रोविजन लिख दिया सेक्शन 27 का और लगा दिया, कहानी खत्म।
सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट सर कंपनी और मेंबर पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पता है। कंपनी को 5 तरीके से भेज सकते हैं, आपको पता है भैया। रजिस्टर्ड पोस्ट हो, स्पीड पोस्ट हो, कोरियर हो, ठीक है, हैंड डिलीवरी हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड हो। मेंबर में एक चीज़ और जुड़ जाती है, मेंबर में ये पांचों तो हैं ही, साथ में मेंबर को अपन भेज सकते हैं पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। तो कह रहा है रजिस्ट्रार हो या मेंबर हो, वो सारे तरीके तो अलाउड है ही, बाकी एक चीज़ और भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मेंबर कहता है मुझे पर्टिकुलर मोड से भेजो तो पर्टिकुलर मोड से भी भेज सकते हैं, उसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी, जो एजीएम में डिसाइड होगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या ही दिमाग लगाएं इसमें। कहता है सर प्रमोटर ने ना अनसिक्योर्ड लोन दिया है कंपनी को, क्योंकि जो सिडसेल है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो लोन दे रहा है, और सिडसेल ने कंडीशन लगाई है कि हम लोन तभी देंगे भैया जब प्रमोटर भी अनसिक्योर्ड लोन देगा। तो आप बताइए इस प्रमोटर के लोन को डिपॉजिट मानेंगे? द आंसर इज नो, नहीं मानते सर। लेकिन कब तक नहीं मानेंगे? जब तक कि सिडसेल का लोन रीपे नहीं करोगे तब तक प्रमोटर का लोन डिपॉजिट नहीं है। हाँ, अगर आपने पुराना लोन रीपे कर दिया सिडसेल का, एंटायर लोन हैज बीन रीपेड, तब मानेंगे, ठीक है। मीन्स का मतलब क्या है, इंक्लूड्स का मतलब क्या है? अरे सर मीन्स मतलब होता है, ध्यान रखिए, द डेफिनेशन इज रिस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव, बट इंक्लूड्स देखो दो अलग अलग इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, तो ये मत समझ लेना मीन्स एंड इंक्लूड्स लिखा है। मीन्स अलग समझाना है, इंक्लूड अलग समझाना है, ठीक है। इंक्लूड में क्या लिखेंगे? इंक्लूड से भैया डेफिनेशन होती है एक्सटेंसिव, अपन तो खैर अच्छे खासे पॉइंट्स बनाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपसे एक्सटेंसिव और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन पूछे कभी भी इंस्टीट्यूट, आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना है सर, दोनों के कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिए, ठीक है ना। मीन्स का एग्जाम्पल लिख दो, कंपनी मीन्स अ कंपनी सेक्शन 2 + 20 वाला, और इंक्लूड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इंटरिम डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो दो एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिए हमेशा। कहता है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या आएगा? अरे सर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आएगा भैया एएस मानना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी है। अकाउंटिंग एस्टिमेट रीजनेबल होने चाहिए। साथ में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। एसेट को सेफगार्ड करना आपकी जिम्मेदारी है। फ्रॉड पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। अकाउंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस बनाना आपकी जिम्मेदारी है। लिस्टेड कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। और डायरेक्टर पूरे प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ। एक कमाल की बात देखिए, यहां पूछ रहा है 4 मैटर, इंस्टीट्यूट खुद सजेस्टेड आंसर में 6 लिख रहा है, तो आप भी 6 लिख देना भाई, कोई भरोसा नहीं है, क्या कर देंगे, क्योंकि अगर इसी का आंसर के साथ चेक होगी कॉपी फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक। एक बात और लिखिए, कह रहे हैं मोहन और रकुल कॉलेज फ्रेंड है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना चाहते हैं, और जॉन से मिले, केट से मिले, वो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, और सारे डिसाइड कर रहे हैं एलएलपी बनानी है, ठीक है। मोहन जॉन एलएलपी, इनिशियल कैपिटल 1 लाख के। एलएलपी को बनाया गया 15 अक्टूबर को। एलएलपी जॉन और केट को डीपी बनाना चाहती है। सर ये ऐसा है, देखो जॉन और केट को आप डीपी कैसे बनाओगे सर? याद करिए, एक डीपी का रेसिडेंट होना जरूरी है, 120 दिन गुजारना जरूरी है एक डीपी का। एक भी डीपी अगर 120 दिन नहीं गुजारेगा तो बात कैसे बनेगी? तो ध्यान रखिए, कह रहा है दोनों ही नॉन रेसिडेंट है, दोनों बाहर रहते हैं ना, लिखा हुआ है जॉन और केट, तो भैया दोनों ही नॉन रेसिडेंट है, तो सर बात नहीं बनेगी। एटलीस्ट वन ऑफ द डीपी शुड बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हिस्टोरिकल सेटिंग यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस। अरे सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हिस्टोरिकल सेटिंग में आपको पता है एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस देखो, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देखो, अंडरस्टैंडिंग लो, जनरल हिस्ट्री देखो, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देखो, समझ में आएगा। फॉरेन डिसीजन में आपको पता है 3 बातें होती है, बड़ी सिंपल सी। उसी कंट्री का डिसीजन रेफर करिए जिसका इंडिया के साथ सेम लेवल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस का सेम लेवल है, बेसिकली इंग्लैंड। दूसरा, तभी रिफर करिए फॉरेन केसेस को जब इंडिया में उसका जजमेंट ना हो। अगर इंडिया में जजमेंट है तो फॉरेन डिसीजन रेफर करने की जरूरत नहीं है। और जब भी फॉरेन डिसीजन रेफर करिए, प्राइम इंपॉर्टेंस मस्ट बी गिवन टू द इंडियन स्टैट्यूट। इंडियन स्टैट्यूट को प्राइम इंपॉर्टेंस देंगे आप, ठीक। अगला दिया है एलएलपी ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है, जिसमें दोनों के, अरे यार बता दो भाई, जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल ही नहीं है। कह रहे हैं बेनिफिट्स दो भैया, एलएलपी और कंपनी के दोनों, पार्टनरशिप दोनों के बेनिफिट्स होंगे, कंपनी और पार्टनरशिप के। लिमिटेड लायबिलिटी होगी, कंपनी का बेनिफिट है, फ्लेक्सिबिलिटी होगी पार्टनरशिप में, है ना, एग्रीमेंट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होगा। तो ये बेसिक चीज़ें डाल दी उन्होंने, इतना ईजी पूछेंगे तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। कहता है ऑडिटर की बात करते हैं। कह रहा है भैया ये फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, किसको रीअपॉइंट किया गया एजीएम में, बोर्ड रेकमेंड कर रहा है हटा दो एक्सपायरी से पहले, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया गया, दे हैव पास्ड द बोर्ड रेजोल्यूशन। बाद में बोर्ड के रिकमेंडेशन पे हटा दिया गया,
एसआर भी पास कर दिया, बीआर एसआर, लेकिन सीजी से नहीं पूछा, गलत किया सर। 140 सब सेक्शन 1 कहता है चार चीजें करनी, बल्कि बीआर, सीजी के अप्रूवल, एसआर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपने सीजी से तो पूछा ही नहीं, बिना सीजी से पूछे कैसे हटा दोगे सर? नहीं बनेगा सर, वैलिड नहीं है सर, रिमूवल इज नॉट वैलिड सर। सीजी की अप्रूवल लेनी जरूरी है सर, एसआर पास करने से पहले। आपने तो एसआर ही पास कर दिया बिना पूछे। कह रहा है फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है भैया, और फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर से कैसे अलग है? अरे भैया, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है एज पर द ब्रिटिश कैलेंडर, और फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल को। दोनों की डेफिनेशन लिखनी है जीसी एक के हिसाब से, याद करिए, ठीक। और नीचे लिख देना फर्क क्या है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, कैलेंडर ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी को। क्या बात है, ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है वैसे। फ्लोटिंग चार्ज याद है? फ्लोटिंग चार्ज लगता है फ्लक्चुएटिंग एसेट पे, जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, डेटर्स, इन सब पे। क्रिस्टलाइजेशन कब होता है फ्लोटिंग चार्ज का? कब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स बन जाएगा? मतलब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स्ड, जब आप क्रेडिटर पैसे नहीं देगा, जब कंपनी अपने बिजनेस बंद कर रही होगी, लिक्विडेशन कर रही होगी, तो इस केस में हम मानेंगे कि जो फ्लोटिंग चार्ज में राइट टू डील होता है ना, कि आप अपने इन्वेंट्री बेच सकते हो, है ना, आप अपने डेटर से पैसा ले सकते हो, तो राइट टू डील कहाँ होता है? राइट टू डील होता है फ्लोटिंग चार्ज में। लेकिन इन केसेस में फ्लोटिंग चार्ज खत्म हो जाएगा, फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स्ड, ठीक। कहता है सर आप बताइए कि टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट क्या है फर्स्ट एजीएम करवाने की? 9 महीने, साल खत्म होने के। क्या एक्सटेंशन मिलेगा फर्स्ट एजीएम में? फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता सर, एक्सटेंशन मिलता है बेटा सब्सिक्वेंट एजीएम में, सेक्शन 106। तो कह रहा है नो एक्सटेंशन मिलेगा आपको फर्स्ट एजीएम में 9 मंथ के अंदर। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है एग्जाम्पल पूछा, एग्जाम्पल बता देना कि भाई कंपनी बनी होगी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, तो फिर 30/4 को आपका वो साल खत्म कब होगा, फर्स्ट एजीएम कब तक करवाएंगे, ये फाइनेंशियल ईयर होगा, फर्स्ट एजीएम करवाइए, ऐसा कुछ 31 दिसंबर तक, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, मैंने क्वेश्चन की सीक्वेंस को नहीं बदला, क्वेश्चन को वैसे ही रखा है, बस चैप्टर के नाम हिसाब से कर दिया, ठीक है। गाटो लिमिटेड बनी है सिंगापुर में, कंपनी ऑपरेटिंग है ब्रांच ऑफिस कोलकाता। कंपनी लीगल डिपार्टमेंट के पास गई, कहती है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने हैं, प्रिपेयर भी करने हैं, फाइल भी करने हैं। बहुत बढ़िया भैया, बनी सिंगापुर में है, इंडिया में ब्रांच ऑफिस है, तो भैया बनी सिंगापुर में, इंडिया में ब्रांच ऑफिस है, तो ये हो गई फॉरेन कंपनी। टीम की गलती, अकाउंट ऑफ कंपनीज का नहीं, ये फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइलिंग कैसे करेंगे? 381 लगा दो सर। 381 में 3 चीजें करनी है, अगर आपको याद हो, 3 चीजें करनी है 381 के अंदर। पहली बात क्या करनी है? पहली बात यह, हर फॉरेन कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, हर कैलेंडर ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, एज नियर बाय एज टू शेड्यूल 3। पहली बात बनाइए बैलेंस शीट P&L, ठीक। बैलेंस शीट P&L बनाओ, बैलेंस शीट P&L की ऑडिट करवाओ, और साथ में आरओसी को डिलीवरी दो। आरओसी को डिलीवरी इन सारी चीजों की देनी पड़ेगी, वही सब, ठीक। तो अब ये थ्योरी यार, इसमें क्या ही बताऊं मैं आपको, सब पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। सारे प्लेस ऑफ बिजनेस का बताइए, अगर आपके डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं तो इंग्लिश में बताइए, ठीक है, वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा साथ में, थ्योरी है तो इसमें। कहता है प्रभा क्लासिकल डांसर है भरतनाट्यम की, यूएसए जाना चाहती है परफॉर्मेंस के लिए, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज निकालना चाहती है भैया, $50,000 निकालना चाहती है। आप बताइए सर, अगर आप परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हो, कल्चरल टूर है, एचआरडी मिनिस्ट्री से पूछ लो, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, तो एचआरडी मिनिस्ट्री से पूछिए आप, जिसका नाम अब क्या हो चुका है डिपार्टमेंट एजुकेशन एंड कल्चर, तो पूछना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई भैया एमटीपी खत्म मार्च 24 की, अब चलते हैं एमटीपी अप्रैल 24 की, ठीक, बिना कोई देरी के। कहता है जी क्रॉस लिमिटेड को बनाया गया है कंपनीज एक्ट, पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर, और XYZ को बनाया गया नई कंपनीज एक्ट के अंदर। XYZ ने 1 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए, ठीक, और 10 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, ठीक है सर। आइए पढ़ते हैं जरा। पहली बात, क्या कंपनीज एक्ट के प्रोविजन क्रॉस लिमिटेड पे लगेंगे? अरे सर इतना कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आप बने हैं, पहला क्वेश्चन देख रहा हूं सेक्शन 1 से, भले ही आप पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर बने हो, आपको नया कंपनीज एक्ट मानना पड़ेगा, सेक्शन 1 में लिखा है कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, चाहे वो कंपनी बनी हो अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी हो, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, ठीक। दूसरा कह रहा है क्या XYZ प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक कंपनी मानेंगे? अब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि सब्सिडरी है क्या।
एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इसने क्या इशू किया है? 1 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, यहां से देख लेते हैं ना, 1 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। 1 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की अगर बात करें तो एक शेयर कितने का? एक शेयर 100 रुपए का, मतलब 1 करोड़। 10 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपए ईच, 10 लाख मतलब फिर 1 करोड़। ठीक, कह रहा है क्रॉस लिमिटेड सारे प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रही है और 1 लाख इक्विटी शेयर होल्ड कर रही है। अब भैया सारे प्रेफरेंस शेयर मतलब क्रॉस लिमिटेड होल्ड कर रही है, सारे कन्वर्टेबल। एक बात ध्यान रखना, जब वोटिंग पावर निकालते हैं ना, तो हमेशा कहता हूं इक्विटी और कन्वर्टेबल दोनों को काउंट करेंगे वोटिंग पावर निकालते वक्त, दोनों को। तो भैया 1 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर, 1 करोड़ पूरे प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रही है, साथ में कहता है 1 लाख इक्विटी शेयर होल्ड कर रही है, बस 1 लाख। एक शेयर कितने का? 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये 10 लाख के इक्विटी शेयर है, मतलब टोटल मिला के 2 करोड़ में से 1 करोड़ 10 लाख के शेयर होल्ड कर रही है। सर मोर देन 50% वोटिंग पावर है। सब्सिडरी मानेंगे सर XYZ प्राइवेट लिमिटेड को। XYZ प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है सर। अगर सब्सिडरी है ना बेटा, और पब्लिक की सब्सिडरी है क्रॉस लिमिटेड की, तो पब्लिक की सब्सिडरी को पब्लिक ही मानते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 71। तो इन्होंने माना है क्या? इन्होंने भी माना है पब्लिक कंपनी। हाँ, मतलब पब्लिक की सब्सिडरी को पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। पब्लिक कंपनी शेल डीम टू बी पब्लिक कंपनी, रीजन बीइंग आप होल्ड कर रहे हैं, है ना, मोर देन 1/2 द वोटिंग पावर। तो आप मेरे हिसाब से आपको एक क्वेश्चन अगर आ जाए, सेक्शन 1 भी लिखिए एक लाइन, पब्लिक कंपनी डेफिनेशन में रेफर करिए 2 क्लॉज 71, और सब्सिडरी डेफिनेशन रेफर करिए 2 क्लॉज 87, तीनों की डेफिनेशन रेफर करिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। CSR का क्वेश्चन पूछ रहा है ये। अच्छा एक बात बताओ, CSR में जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं नेट प्रॉफिट, तो पैट निकालते हैं या PBT निकालते हैं? अब मान लो भैया आपके सामने पिछले साल का प्रॉफिट है, अगर दोनों ही केस में 5 करोड़ से तो ऊपर है ही, तो CSR कमेटी तो बनानी पड़ेगी। 5 करोड़ की लिमिट है, लेकिन कितना करना पड़ेगा? देखो एक बात ध्यान रखिए, आपके सामने PBT बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, भैया हमेशा ध्यान रखिए जब भी अपन निकालेंगे अपने को निकालना पड़ेगा दोनों का नेट प्रॉफिट, या पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इन्होंने भी वही किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिख रहा है आपको? दिख रहा है 10 और 11 करोड़, तो दोनों का प्लस कर दो। अब पिछले 3 साल का दिया और 3 साल का एवरेज निकालते, अब 3 साल का एवरेज नहीं 2 साल का एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे भैया 10 और 11 डिवाइड बाय 2 आ गया 10.5 करोड़। 10.5 करोड़ निकालो 2%, कितना आ रहा है? 21 लाख रुपए। ये CSR खर्च करना पड़ेगा आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपसे कहा भी था पहले रिवीजन के अंदर कि भैया अगर 50 लाख से कम का है CSR मैंडेट, तो CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। याद है, CSR के एप्लीकेबल नहीं होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग CSR तो करना है, बट CSR कमेटी नहीं बनानी है आपको। 50 लाख से कम का CSR मैंडेट है, ठीक है। तो सर फिर CSR का काम देखेगा कौन? फिर CSR का काम देखेगा बोर्ड। CSR कमेटी नहीं बनेगी तो बोर्ड देखेगा, ठीक है। रोहन शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर है, क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट कर रहा है। रोहन शर्मा क्रिकेट एकेडमी प्राइवेट कोचिंग क्लब है, अकेडमी क्रिकेट टीम है, पूरे मैचेस कराएंगे इंडिया से बाहर। रोहन शर्मा क्रिकेट एकेडमी कोलैबोरेट कर रही है मेलबोर्न क्रिकेट एकेडमी के साथ, और इवेंट करा रही है मेलबोर्न में। रोहन शर्मा एकेडमी $2 लाख रेमिट करना चाहती है क्रिकेट इवेंट के लिए। आप बताइए करवा सकती है क्या? देखो भैया ऐसा है, आपको HRD मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा। रीजन बीइंग ये स्पोर्ट्स इवेंट है, ठीक ना। दो स्पोर्ट्स इवेंट के एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है भैया? स्पोर्ट्स इवेंट का सिंपल एक्सेप्शन है, अगर $1 लाख तक हम निकाल रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इज द अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड 1 लाख, या तो निकाल रहे होते इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल की बॉडी, ना तो आप इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल बॉडी हो, ना आप 1 लाख तक निकाल रहे हो, तो भैया एग्जामिशन की लिमिट खत्म हो गई है। चुपचाप पूछ लो HRD मिनिस्ट्री से, कहानी खत्म करो, एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक। एवरेस्ट फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न 2 कंपनी को फाइल करना है, OPC और स्मॉल कंपनी 7A के अंदर फाइल करना पड़ेगा सर। कुछ बच्चे पूछते हैं सर फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट है, आप बताते हैं। अब देख लो दिया हुआ फॉर्म नंबर, मैं हमेशा कहता हूँ 7A के अंदर फाइल करिए, OPC और स्मॉल कंपनी। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक। अरे भैया देखो एनुअल रिटर्न साइन करेगा कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। जहां कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, 2 लोग साइन करेंगे, ठीक है। OPC और स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है तो साइन कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी ना हो तो बाय डायरेक्टर, दोनों में से कोई एक, ठीक है, या तो CS या डायरेक्टर, और ऊपर दोनों साइन करेंगे नॉर्मली, 3 कंपनी में करेंगे, ठीक है। कहता है जी ऑर्गेनाइज कैपिटल है आपकी 2.5 करोड़ रुपए,
इशूड पेड अप है 1 करोड़, फ्री रिजर्व है 3 करोड़। बोर्ड कह रहा है हर 2 पे 1 शेयर बोनस का देंगे। हर 2 पे 1 शेयर बोनस का दोगे तो पेड अप कितनी है? पेड अप है भैया 1 करोड़। 1 करोड़ अगर पेड अप है तो हर 2 पे अगर 1 शेयर बोनस का दोगे आप तो 1 करोड़ के हिसाब से हो गया 50 लाख के बोनस शेयर दोगे आप। पैसा 50 लाख रुपए, अरे सर 3 करोड़ रुपए पड़ा है, फ्री रिजर्व से दे सकते हैं ना, फ्री रिजर्व से दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी, CRR से भी। अब 50 लाख रुपए है, अरे 3 करोड़ रुपए पड़ा, दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। लेकिन आपने ना, बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पड़ जाता है, क्वेश्चन पढ़ता है वो कह रहता है हाँ जी दे पाएंगे, वो ये नहीं देखता कि कंडीशन भी पूछ रहा है इंस्टीट्यूट आपसे। तो पूरा कंडीशन, पूरा सेक्शन 63 आपको लिखना पड़ेगा इसके से, पूरा कंप्लीट, BRSR, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक। GC एक्ट, अरे मूवेबल, जो इमूवेबल नहीं है, मूवेबल मीन्स एनी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इमूवेबल, ठीक। ओथ, मैं कहता हूँ ओथ हो, एफिडेविट हो, स्वेर हो, सबकी डेफिनेशन सेम ही है, एफर्मेशन और डिक्लेरेशन बाय द पर्सन्स हु आर अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टीड ऑफ स्वेरिंग। कहता है कौन सी कंपनी लाइसेंस ले पाएगी सेक्शन 8 में? 3 कंडीशन पूरी करेगी, 3। जिसका ऑब्जेक्ट होगा प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ठीक है, अपने प्रॉफिट को अप्लाई करेगी सिर्फ ऑब्जेक्ट के प्रमोशन में ही, और डिविडेंड नहीं देगी सर, डिविडेंड इज प्रोहिबिटेड, ठीक। 4 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, एम्प्लॉई से रखवाया है, एम्प्लॉई एनुअल सैलरी 3,85,000, 3,85,000। भैया एनुअल सैलरी तक पैसा लिया तो डिपॉजिट नहीं था, एनुअल सैलरी से एक्सीड कर गया ना ये, मानेंगे सर डिपॉजिट, इट विल बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, मानेंगे, ठीक। रीड द स्टैट्यूट एज अ होल, बड़ी सिंपल सी बात है सर, कभी भी इंटरप्रिटेशन करिए आप तो स्टैट्यूट को आइसोलेशन में मत पढ़िए, सारे प्रोविजंस को एक साथ लेकर चलिए। क्या पता अगर वायलेंस आए, मतलब सेक्शन आपस में लड़े, तो दूसरा सेक्शन बाद वाले की मदद कर दे। अगर आप नहीं पढ़ोगे सबको साथ में लेकर तो कभी क्लियर मीनिंग नहीं मिलेगी आपको, तो पूरा एक्ट आपको पढ़ना चाहिए साथ में। क्रिस्टल लिमिटेड ने CG से कम्युनिकेशन लिया है पीरियोडिकल फाइनेंशियल के लिए, 129A। 129A कहता है CG कंपनीज को प्रिस्क्राइब करेगी जो बनाएंगी पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिजल्ट सॉरी, उनका तो ऑडिट कराएंगे, लिमिटेड रिव्यू करवाएंगे, करवाना पड़ेगा। कंपनी कहती है हमारी लिस्टेड कंपनी हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है, सर करना पड़ेगा, CG आपको बोल सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है 129A के अंदर, करना पड़ेगा। आप बताइए सर, प्रतीक एक इंडिविजुअल है, उसने LLP स्टार्ट किए विद ब्राउन लिमिटेड एंड पिक्चर लिमिटेड, एडवाइज हु कैन बी DP। देखो जी, प्रतीक तो DP बन ही सकता है, बनना ही चाहिए। ब्राउन लिमिटेड और पिक्चर लिमिटेड दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है, दोनों खुद नहीं बन पाएंगे, रीजन बीइंग बॉडी कॉर्पोरेट DP नहीं बन सकती, लेकिन ये अपने नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ DP, ये अपने नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ DP। कहता है हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। देखो जी, बड़ी सिंपल सी बात है, एक सारे सेक्शंस को इकट्ठा करके जो सिमिलर नेचर के हैं उन्हें एक अपन चैप्टर में डाल देते हैं, जैसे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनीज एक्ट में एक चैप्टर है, सारे सेक्शन एक जैसे डाल दिए, उसे एक हेडिंग देते हैं अपन, जो हेडिंग अपन ने दी PAS। तो कभी भी आपको दिक्कत आए सेक्शन को रेफर करने में कि भाई समझ में नहीं आ रहा, एम्बिग्यूटी है, तो आप हेडिंग को रेफर कर सकते हैं, यू कैन रेफर द हेडिंग। किन हालातों में NCLT आपके LLP को बंद कर सकता है? वाउंड अप, डेट पे नहीं करोगे तब, पार्टनर ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया तब, अगर आप 5 साल तक फॉर्म 8 फॉर्म 11 फाइल नहीं कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, अगर आप स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट, इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट काम करेंगे तब। सर इन सारे केसेस में आपकी LLP बंद कर दी जाएगी, इट विल बी वाउंड अप, ठीक है ना। पेड अप शेयर कैपिटल भैया 49, टर्नओवर है 100 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन 102 करोड़। आप बताइए इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी क्या? देखो भैया DPLT 25, 50, 100, 200, DPLT 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200 है ना। डिपॉजिट, पेड अप कैपिटल, लोन, टर्नओवर। डिपॉजिट का तो पॉइंट दिया ही नहीं है, पेड अप कैपिटल होनी चाहिए 50, इससे कम है, टर्नओवर है 100, वो भी कम है, लोन जो है 102 करोड़ है 3 मार्च को, 31/5 करोड़ हो गया। सर एक भी दिन एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गया लोन तो आइए अपॉइंट करना पड़ेगा आपको। तो क्या आइए अपॉइंट करना पड़ेगा? यस, 100 करोड़ से ऊपर गया एक भी दिन। शीशम लिमिटेड कंपनी है, फर्नीचर बना रही है तमिलनाडु में,
ठीक है, आप बताइए क्या गाइडलाइंस माननी पड़ेगी एजीएम करवाने के लिए। अरे यार, शीशम लिमिटेड है, कैसी कंपनी है? लिस्टेड है। कह रहे हैं टाइमलाइन बताइए। अच्छा, जीसी भी पूछ लिया, बहुत बढ़िया। डिविडेंड भी पूछ लिया, बहुत बढ़िया। 8 अगस्त को दे रही है, ठीक है। 8 अगस्त को दे डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो अपन पे करेंगे फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जीसी डाल दिया तो। फ्रॉम 9 अगस्त से लेकर कितने दिन बचे भाई? 22 दिन, 23 दिन अगस्त के हो गए, 7 दिन सितंबर के हो गए, 7 सितंबर। फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस, सर इंस्पेक्शन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इवन कॉपीज ही मांग सकते हैं, कॉपीज के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको फीस पे करनी पड़ेगी, अगर हार्ड कॉपी लोगे, सॉफ्ट कॉपी के लिए कोई फीस पे नहीं करनी है आपको। एक्सट्रैक्ट भी आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मना करेंगे तो जाइए आप सरकार के पास, सरकार बोलेगी इमीडिएट इंस्पेक्शन के लिए, इमीडिएट कॉपी प्रोवाइड करने के लिए, तो पेनल्टी इम्पोज करेगी। ठीक, 85 लगाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है। कह रहा है चेयरमैन कौन से मैटर नहीं आने चाहिए मिनट्स में? 3 बातें नहीं आनी चाहिए सर, 3। वो बात है जो डिफेमेटरी है किसी भी पर्सन के लिए, वो बात है जो डेट्रीमेंटल है कंपनी के लिए, ठीक, वो बात है जो इररिलेवेंट और इमटेरियल है। 3 बातें मिनट्स में नहीं आनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम क्या होगा मिनट्स बनाने का? 30 दिन मीटिंग से। कहता है सर डॉक्यूमेंट्स कौन से एनेक्स करने पड़ेंगे प्रोस्पेक्टस का? मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से डॉक्यूमेंट्स एनेक्स करेंगे प्रोस्पेक्टस का? मैंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बोला नहीं अभी तक सर। 5 बातें करते हैं, डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना, बहुत सारी बातें हैं इसमें। आपके स्टैट्यूट की कॉपी, स्टैट्यूट जो आपके फॉरेन लॉ में है, फिर आपके इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन उसकी कॉपी, तो वो सब 5 बातें आपको लगानी पड़ती है प्रोस्पेक्टस के साथ। तो 5 बातें आप लगाइए। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके में बनी है, वो कल्चरल इवेंट करा रहे हैं यूके में। कनिका त्रिपाठी जो है इंडियन आर्टिस्ट है, परफॉर्म करना चाहती है, $75,000 सर कल्चरल इवेंट है ना, लिमिट में छोड़ो कितनी भी हो, एचआरडी मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा, एजुकेशन एंड कल्चर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई आपकी एमटीपी भी खत्म, ठीक है। कौन सी एमटीपी? अप्रैल 24 की। चलिए दोनों एमटीपी कंप्लीट हो गई, अभी मई 24 वाली, ठीक है ना। देखो भैया पहला क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है 111 से, याद है 111, तो कहता है भैया आप बताइए मिनिमम पेटेंट कैपिटल कितनी होनी चाहिए। याद करो 111 में एक पॉइंट लिखा था कि उतनी जितनी 100 के अंदर दी गई है। रिजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं ना, ये बताया था मैंने, पूरा समझाया होगा आपको। सेक्शन 100 के अंदर जो लिमिट दी गई है वहां तक। सेक्शन 100 क्या कहता है? 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। अगर आपके पास है तो आप मूव कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन से रिक्वायरमेंट है सेक्शन 111 में? सर 6 हफ्ते पहले जमा करना है, एक्सपेंसेस आपको बियर करने हैं, ठीक है, और रजिस्टर्ड ऑफिस में आप जमा करोगे अपने रिक्वेस्ट को, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों चीजें पूछी है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, टर्नओवर 150 करोड़ है, आउटस्टैंडिंग लोन 75 करोड़ है, टोटल लोन लिया 110 करोड़, 35 करोड़ रीपे कर दिया इसी साल। बोर्ड अथॉरिटी दे रहा है सीईओ को इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। सीईओ कहता है भैया इंटरनल को अपॉइंट करना जरूरी नहीं है। देखो ये एक बात बड़ी आराम से ध्यान रखिए आप। इंटरनल आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, डीपीएलटी की लिमिट है, डीपीएलटी की लिमिट है। अब डीपीएलटी में टर्नओवर तो भैया लिमिट से कम है 200 करोड़ से, लेकिन जो लोन है आप देखिए, लोन तो भैया 110 करोड़ था ना, वो तो रीपे कर करके ईयर एंड में 70 करोड़ लिया है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम लोन अगर 100 करोड़ से ऊपर है, आईए अपॉइंट करना पड़ेगा आपको। तो सीईओ अपनी ओपिनियन में सही नहीं है, दे हैव टू अपॉइंट द आईए। कह रहे हैं वो नागेंद्र को अपॉइंट करना चाहते हैं जो एक्स एम्प्लॉई है, क्वालिफाइड चल। हाँ कर लो, अरे मैं तो कह रहा हूँ करंट एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? करंट एम्प्लॉय भी बन सकता है आईए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश 60% शेयर होल्ड कर रही है, ऑरेंज लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी। ये क्वेश्चन कुछ और नहीं है, कहीं और जा रहे होंगे आप, लेकिन क्वेश्चन कुछ और है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में प्रेजेंट किए गए 17 अगस्त को, ठीक है। सी&जी के कमेंट्स अभी तक नहीं आए क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है ना, इसलिए मीटिंग एडजर्न हो गई, अडॉप्ट नहीं हुए सर अकाउंट्स। ये है क्वेश्चन, मीटिंग एडजर्न हो गई बिना अडॉप्ट किए। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल फाइल नहीं किए, ठीक है, और उसके बाद एडजर्न मीटिंग हुई 20 तारीख को, वहां अकाउंट्स अडॉप्ट हुए, उसके बाद फाइनेंशियल फाइल किए कंपनी ने। गलत है सर। अनएडॉप्टेड फाइनेंशियल भी आपको फाइल करने पड़ेंगे ओरिजिनल मीटिंग से 30 दिन के अंदर। वो फाइलिंग आरओसी प्रोविजन मानेगा। एडजर्न मीटिंग में फाइनेंशियल अडॉप्ट हो जाएंगे, तब आप अडॉप्टेड फाइल कर देना, सेक्शन 137। लेकिन फाइलिंग करनी पड़ेगी सर अनएडॉप्टेड की भी। क्या कंपनी ने ठीक किया? बिल्कुल ठीक नहीं किया सर, नॉट वैलिड। आप बताइए अगला क्वेश्चन। एनओपी लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन हुआ है
ग्लास बॉटल बना रही है 31 मार्च, क्या कहता है कि भैया टर्नओवर है, नेटवर्थ है 90 करोड़, टर्नओवर है 510 करोड़। याद करिए, पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक डिपॉजिट लाना चाहती है तो एलिजिबल कंपनी होनी चाहिए। अब एलिजिबल कंपनी का क्राइटेरिया क्या? एलिजिबल कंपनी 100-500, ठीक है, नेटवर्थ 100 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़, तो भैया ये तो 90 करोड़ है, लेकिन ये तो 500 करोड़ है। तो आप बताइए पब्लिक से डिपॉजिट लाना चाहती है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आप बताओ पब्लिक से डिपॉजिट ला पाएंगे क्या? और ला पाएंगे तो क्राइटेरिया क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, साथ में टेन्योर जो है वो कंपनी का उसके हिसाब से क्या, टेन्योर कितना दिया है? टेन्योर दिया है सर, डिपॉजिट कब ले रहे हैं? अरे भाई 1 फेब 2024 के अंदर, ठीक है। कब तक के लिए ले रहे हैं? 2028 तक के लिए। अरे सर 36 महीने का मैक्सिमम टेन्योर है, क्या कर रहे हो आप? 36 महीने से ऊपर थोड़ी चले जाएगा। तो भैया टेन्योर तो सही नहीं है, लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, इस केस में क्या आप कंपनी को एलिजिबल कंपनी मानेंगे? देखो सर 500 की लिमिट पूरी हो रही है ना, 100 की पूरी नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हुई चलेगा, तो यहाँ एलिजिबल कंपनी मानेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टेन्योर में दिक्कत है, टेन्योर होना चाहिए 36 महीने का। इन्होंने एक लोन लिया है डायरेक्टर से और लोन रीपे करना है 24 महीने के बाद। आरटीपी में फिर भी नया क्वेश्चन है यार, एमटीपी तो घिसे पिटे क्वेश्चन है पुराने। लोन रीपे करना है 24 महीने के बाद, ठीक। लोन देते वक्त किशोर ने कहा वो पैसा उसने कहीं और से नहीं लिया, लोन और डिपॉजिट के तौर पे। तो याद करिए डायरेक्टर से अगर पैसा लेते हैं और डायरेक्टर आपको डिक्लेरेशन देता है वो पैसा उसने कहीं और से नहीं लिया, तो आप उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, ठीक है। तो एलिजिबल कंपनी पब्लिक डिपॉजिट दे सकती है, क्या इसे डिपॉजिट मानेंगे? किशोर वाले लोन को नहीं मानेंगे सर। अगला क्वेश्चन कहता है टोक्यो मनी है कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए रजिस्ट्रार के पास, अब प्रिंसिपल ऑफिस टोक्यो में शिफ्ट कर दिया है, कुछ करना पड़ेगा सर क्या? देखो भैया ऐसा है, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट करते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस का इंडिया में तो आपको इस्टेब्लिशमेंट के 30 दिन के अंदर FC1 फाइल करना पड़ता है, उसमें अपना प्रिंसिपल प्लेस सब बताना पड़ता है। और अगर कोई भी चेंज आता है उन डिटेल्स में जो FC1 के साथ दी गई थी, तो आपको FC2 के अंदर 30 दिन फ्रॉम चेंज आपको बताना पड़ेगा, ठीक। 30 डेज फ्रॉम चेंज वो आपको बताना पड़ेगा, जो भी चेंज आएगा डिटेल, है ना। तो अगर आपका RO शिफ्ट हो रहा है तो आपको भैया बताना पड़ेगा, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्या बोलता है जी, मोहित क्रेडिटर है ABC का, 10 लाख रुपए का क्लेम है LLP के अगेंस्ट, एसेट 7 लाख की है, पार्टनर को लायबल ठहराना चाहता है सर। अरे भैया एक बात बताओ, पार्टनर की लायबिलिटी होगी क्या? देखो सर ऐसा है, पार्टनर की लायबिलिटी होती है लिमिटेड, वही तो LLP का नाम ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। तो भैया अगर 7 लाख रुपए की एसेट्स है या 7 लाख रुपए का उनका शेयर है तो उनके तक वो लायबल है, अनलिमिटेड लायबिलिटी फेस नहीं करेंगे जब तक कि फ्रॉड नहीं करके सेक्शन 30 में। क्वेश्चन में कहीं भी फ्रॉड का जिक्र नहीं किया सेक्शन 30 का, इसलिए लायबिलिटी उनकी लिमिटेड ही होगी, इसलिए आप 3 लाख रुपए उनसे नहीं मांग सकते। योगवीर सिंह का अपना मैंगो ऑर्चर्ड है, बगान बिलासपुर में, ऑर्चर्ड में 100 मैंगो ट्रीज है, वो ऑर्चर्ड ही बेच रहा है, मैंगो ट्री बेच रहा है, क्या सेल ऑफ ट्री को इमूवेबल मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, केस जरूर कोट कर देना। हाँ, ट्रीज इज इमूवेबल, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ठीक है। रीड द स्टैट्यूट एज अ होल, पढ़कर आया पहले, ठीक है। 50,000 जो लॉटरी विनिंग से जीता है उसको रेमिटेंस करना, आपको नहीं कर पाओगे सर, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है। 1 लाख कल्चरल टूर के अलावा कुछ मिलता नहीं, मुझको लगता है। HRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर, ठीक है। तो ये हो गए भैया आपके मई 24 की भी कहानी डन, ठीक है। तो नए सिलेबस के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको केस स्टडी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, ठीक है, जो होगी आपकी केस स्टडी वाली, क्वेश्चन डिस्कशन MCQ और केस सिनेरियोस। क्वेश्चन डिस्कशन केस स्टडी अपन ने यहाँ पे कर ली। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, सी यू।